जय हिंद मित्रों। जैसे कि मैं आप सभी के बीच प्रेमचंद की कहानियां जो कि हमारे यूपीएससी के सेकंड पेपर में आपने देखा कि गद्य साहित्य के तहत प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ चुनिंदा 16 कहानियां हैं, मंजूषा जो है अमृत राय मंजूषा के द्वारा वो सिलेक्टेड कहानियां हैं, तो उसकी मैं सीरीज लेकर चला रही हूँ आपके बीच। इसके पहले आपने देखा कि दिव्या उपन्यास को मैंने फिनिश करा दिया है। दिव्या उपन्यास पे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए वो भी हो चुके हैं। और इससे जस्ट एक इसके पहले हमने जो कहानी की थी रानी सारंदा की कहानी, तो एज अ कहानी के रूप में आपको 16 जो भी कहानी है यूपीएससी के सिलेबस में, तो उसको अभी कहानी तो आपको पढ़नी होगी, मीन्स सुनना भी होगा। इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू कहानी जो जितनी भी दी गई है इनकी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आप अगर एक बार पूरी कहानी सुने होते हैं तो आप समझ पाते कि हाँ इसका मुझे ऐसे आंसर करना है। तो एक अच्छी बात है कि रोचकता के साथ आप कहानी का आनंद भी लीजिए। साथ ही साथ जब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन इसका करेंगे, तो क्योंकि आप सारी कहानियों को सुन चुके होंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछता क्या है एंड कहानी को हमें उसको उत्तर कैसे देना है। यहाँ पे हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं जो इसका जस्ट फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, और फर्स्ट पेपर में जब हिंदी साहित्य का इतिहास खंडखा लेके चलते हैं वहां पे हम पढ़ेंगे कि कहानी क्या है, कहानी के क्षेत्र में किनका नाम है, प्रेमचंद युगीन कहानी क्या है, प्रेमचंद पूर्व कहानी क्या है, प्रेमचंदोत्तर कहानी क्या है। तो ठीक है, दोनों फिर पेपर आपको रिलेट कर पाएंगे, फिर अच्छे से आपका हो पाएगा। तो आज आप सभी के बीच में प्रेमचंद की कहानी का जो सीरीज है उसका सेकेंड जो कहानी है वो कहानी लेके चल रही हूँ। और कहानी दूसरी क्या है, बड़े घर की बेटी, किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। देखिए, बड़े घर की बेटी कहानी हम पढ़ रहे हैं, और बड़े घर की बेटी कहानी में आप देख रहे हैं कि शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। बड़े घर की बेटी में बेनी माधो सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। इनके बारे में बताया क्या जा रहा है, जो ये कहानी है, कहानी में ये बताया जा रहा है कि जो बेनी माधो सिंह है ना, ये बेनी माधो सिंह कौन है, ये गौरीपुर गांव की अगर देखा जाए तो गौरीपुर गांव के ये है, गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। कौन, बेनी माधव सिंह। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते ही इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ ना शेष रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हानि लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधो सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बेटे कौन थे, दो। एक बड़ा बेटा, नाम क्या था, श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी, और फिर आप एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस को 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष पेय था, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से पढ़ी लिखी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुत बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिन में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों का प्रधान अंग क्या था, आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उन्हें निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी की ही इस विषय में
उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देव देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार भी थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बियारी, झाड़ फनूस, अनेर, मजेट्री, ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। और फिर उनके बारे में कह रहे हैं कि उदार चित्त भी थे, प्रतिभाशाली थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई। दैवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया, तो आंखें खुली हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह जो थे उससे क्या करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब कि लाड प्यार क्या करते थे उनसे। जो चौथी लड़की थी आनंदी, आनंदी से वह अपनी, क्योंकि वो सभी बहनों में आप देखें ना कि अधिक रूपवती भी है, गुणवती भी है, इससे ठाकुर भूप सिंह क्या करते थे, उसे बहुत प्रेम करते थे। सुंदर संतान को सदा सुंदर संतान की कदाचित उनके माता पिता भी उससे अधिक चाहते थे। ठाकुर बोझ बड़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंद, मतलब बता रहे हैं कि किसी चंदे का रुपया मांगने आए। कौन? श्रीकंठ। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ क्या किए, विवाह कर बैठे। अब आगे हुआ कि सुंदर संतान के देखा जाए तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब उनका विवाह हो गया, आप देखते हैं, तो आनंदी क्या हुई, मतलब विवाह हो गया, आनंदी अपने नए घर में आती हैं, है ना। और यहाँ पे जब आती है, यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखती हैं। जिस टीम टाम का उसे बचपन से ही आदत था, वह तो यहाँ नाम मात्र का भी नहीं था। हाथी पे घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लेके आई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तो थी नहीं, जमीन पर फर्श, न दीवार न तस्वीर। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के क्या कर लिया, अनुकूल बना लिया। एक दिन क्या हुआ, मतलब उसने इस तरीके से अपने को ढाल लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। इतने बड़े की घर की लड़की है ना, बड़े घर की बेटी नाम ही है, और उसने कैसा एडजस्टमेंट कर लिया यहाँ पे आके। एक दिन घटना ये हुई कि एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आए और भावच से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। अब आनंदी क्या करी थी, मतलब लाल बिहारी साहब आते हैं और बोलते हैं कि चलो मुझे भूख लगी है, जल्दी बना के दो। और ऐसे में आनंदी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी, हाड़ी में देखा तो घी पाव भर भी ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब तो मांस में पड़ गए। मतलब वो जब पूछी, उन्होंने बोला कि भाई वो तो है नहीं, वो तो मैंने वहां डाल दिया सब। इतने में हुआ क्या, लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया, इतना जल्दी उठ गया कैसे? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी ही जल उठती, उसी तरह धुआं से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। देखिए यहाँ पे ना, खुद प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि लड़कियां कुछ भी सह लेती हैं, कुछ भी सह लेती है, लेकिन आप अगर कह दो कि उनको मायके की मार सहने की बात हो जाए, मायके की निंदा की बात हो, तो वो उनसे सहा नहीं जाता है। और क्योंकि वो बोल दिया इसी तरीके से लाल बिहारी, अब ऐसे में क्या हुआ, जैसे उसने बोला, आनंदी को क्या लगा, आनंदी को बुरा लग गया। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का,
यानी कहा हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वह इतना घी नित्य नहीं कहाँ खा जाते हैं। वो अपने यहाँ मायके में बता रही कि वहां इतना घी तो हमारे यहाँ नाई कहाँ तक खा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठा, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया और बोली, वह होते तो आज इनका मजा, मतलब कि वो बोलती कि अपनी पति की, कि अगर आज होते तो इनको मजा चखाते। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोली, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्तों की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। उस दिन तो वो शांत रहेगी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करता था। बृहस्पति को यह घटना हुई थी और वो शनिवार को आता था। 2 दिन तक आनंदी तो कोप भवन में रही, ना कुछ खाया, ना पिया, ना बाट देखते। अंत में शनिवार को नियमाकुल संध्या समय पर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देश काल संबंधी बात की, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा और गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर मुझसे बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मेनी बहादुर सिंह ने बेटी की ओर साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा तो नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हमें भी कोई कुर्मी कुहार तो नहीं है, ऐसा लाल बिहारी कहता है। श्रीकंठ उनके जो बड़े भाई हैं वो तो चिंतित हो जाते हैं, पूछते आखिर बात क्या हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लाल बिहारी ने कहा, सुनिए कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ ने कहा, खा पीकर आनंदी के पास वो गए और वो भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, तो चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की त्योरियों पर बल चढ़ गए, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों होती है, बात तो कहो क्या हो गया। आनंदी ने कहा कि क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरास गिरी का भी सऊर नहीं हो मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना करता। और जैसे ही ये बात सुनते ही श्रीकंठ ने, सब हाल साफ साफ कहो, मुझे मालूम तो नहीं, बताओ मुझे जरा क्या हुआ। आनंदी कहती, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को बोला और घी हाड़ी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने सांस मांस में डाल दिए। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में क्यों क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया, मैंने कहा कि वह इतना घी तो नाई कहाँ तक खा जाते और किसी का जान भी नहीं पड़ता, तुमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी, यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी ने पूछो, मतलब वो कहती, उसी से जरा पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है कि झूठ है। अब तो श्रीकंठ ऐसा सुने अपनी पत्नी के मुंह से वो भी तिल मिला उठे। बोले, यहाँ तक तो हो गया इस छोकरे का ये एहसास कि मतलब उठा के मारता है। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उसके पलकों पर रहते थे। श्रीकंठ जो बड़े थे वो बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे बीच बीच में ना अपने अकॉर्डिंग प्रेमचंद जी ने बात अपनी कह ही दी है। जैसे उन्होंने क्या कहा, स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि बढ़ाने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। किसने बोला? श्रीकंठ ने बोला। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ही वो बात मुंह से कहनी पड़ी कि मतलब मैं आपके साथ नहीं रह सकता या निर्वाह नहीं कर सकता। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है ना। ऐसा वो प्रेमचंद जी कहलाते हैं कि जो श्रीकंठ दूसरों को उपदेश देता था आज उसके जीवन पे आ गया है और आज वो अलग होने की बात कह रहा है। तो मतलब वो कहलवाते हैं कि देखो कितना आसान होता है ना दूसरे को उपदेश देना, जब खुद के जीवन पे आता है फिर उपदेश वगैरह भाग जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा,
अब जैसे ही उन्होंने ये चीज कहा तो सामने सबको मतलब एक बार झटका सा लगा कि अरे क्या हो गया। तो इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें जब वो करते हैं तो बेनी माधो सिंह घबरा उठे और बोले क्यों। वही बेनी माधो सिंह उनके पिता कहते श्रीकंठ। तो श्रीकंठ कहते इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहां तक तो मैं सह सकता हूँ, किंतु यह तक कदापि भी नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधो सिंह को जवाब ही नहीं दे पाए। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें क्यों करते हो। स्त्रियां इस तरह का घर नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना ठीक नहीं है। श्रीकांत बोले कि मैं तो इतना जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में घर संभल गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब मेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और ना सुन सके बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उससे कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ श्रीकंठ बोलते कि लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे वो क्वेश्चन मार्क उनके पिताजी लगा के श्रीकंठ से पूछते हैं कि मतलब कि लाल बिहारी को क्यों नहीं समझते, बस उनकी वजह से। श्रीकंठ बोलते कि जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर शांत रहते और ठाकुर साहब लड़के को क्रोध शांत कराना चाहते थे या करना चाहते थे, लेकिन या नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया। मतलब पिता उनके अपने दोनों आंखों के तारे जो बेटे थे उनकी गलतियां नहीं दिखती थी, जो उनकी बहुत ही उनकी गलती उन्हें नजर आ रही थी। यहाँ तक वे स्वीकार नहीं करते जब उनको लगता है कि श्रीकंठ नहीं मानने वाला है। फिर वो क्या होता है, इसी बीच इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठते थे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम ये तो लड़ रहा है। दोनों पक्षों की मधुर वाड़ियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी कि इतना राम जैसे जैसे है ना पुरुषोत्तम राम के तरीके से देखा जाए तो लोगों को उपदेश देने वाले आज इनके ही घर में हो रहा है, तो कम से कम हम लोग भी इसका लुत्फ उठाएं। और सब आनंदित होने के लिए बिल्कुल देखने के लिए तैयार हो गए। और इस तरीके से जब वो देखते हैं उन लोगों को बड़ा इंतजार होता है कि मौका मिले। और यहाँ तक कि गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी है इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही है। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठा है। तो यहाँ पे देखिए यार प्रेमचंद जी ने कितना अच्छा वर्णन किया कि गांव में देखिए ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों के अंदर उत्साह के लिए कोई भी मौका वो छोड़ते नहीं है। मतलब आज किसी के घर में आग लगी है ना, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो लुत्फ उठाने सब चले आए, अलग अलग बहाने लेके आए। कुछ इस प्रकार का नजरिया यहाँ पे दिखाया है, कुछ नजारा कुछ इस प्रकार का है। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को उतार गए कि आज सब देखो मजे लेने आ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही हो क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर तो मैं नहीं देने वाला, कुछ भी हो जाए। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो ही गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में तो आई नहीं। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। यो तो वही घर में रह गया तो मैं रहूंगा। आपको यदि यह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कर दो, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए चाहे जहां चला जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का यह भी इतना मान न करता। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था।
अपने होश में उन्होंने कभी उसका गुड़का तक अगर देखा जाए तो गुड़का तक ना था, मतलब गुड़का तो नहीं। तो जब तक इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ध्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंख उनके सामने कैसे उठेगी। उनसे समझा उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते तो क्या चला जाता। इतना ही नहीं, दो चार तमाचे लगा देते, कदाचित उसे इतना दुख तो नहीं होता। पर भाई का कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझ पाता। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह दे नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ मुझे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आया भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी मैं। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसको रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वो रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़ा बहुत रो रहा है। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगी, मैंने कहां से ये झगड़ा उठा दिया। श्रीकंठ ने बोला, मैं नहीं बुलाने वाला। आनंदी बोली कि पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना कहो कहीं चल दे। श्रीकंठ श्रीकंठ ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहां कोई मुरम, मतलब वो कहती कि जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी कहती, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे नहीं जाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस पर या इस घर कदापि नहीं रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर का साक्षी देकर कहना चाहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर अवसर, ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिले देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वृत्तांत सुनी उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अब देखिए, इसमें आपने ना देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी ना एक चीज आपको समझाना चाहते हैं कि बड़े घर की बेटियों को जो लेके हमारी गलतफहमी है ना, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। कि हम क्या समझेंगे कि बड़े घर की बेटियां इस तरीके से नहीं होती हैं, सहृदय नहीं होती हैं, है ना। पर यहाँ पे आपने देखा कि बड़े घर की बेटी जो आनंदी है, कहीं ना कहीं अंततः किसके, बेनी माधव के मुंह से ये निकलवा ही देती हैं कि ये जो गलत फहमी है ना सभी की, कि बेनी माधव जी कह नहीं उठते हैं। बेनी माधव ये सहर्ष स्वीकार करते हैं कि जो बिगड़ता हुआ काम होता है ना,
बिगड़ता हुआ काम क्या होता है, ये लोग बना देते हैं। कौन? शिक्षित बड़े घर की लड़कियां। और लोग क्या कहते हैं कि जो शिक्षित है, बड़े घर की लड़की, वो बिगड़ैल है। तो कहीं ना कहीं एक पहले की जो कहानियां होती थी ना इनकी, प्रेमचंद जी की, वो कहानियां उपदेशात्मक होती थी। थोड़ी क्या होती थी? उपदेशात्मक होती थी, कि आपको कहीं ना कहीं उपदेश दिया जाए। अब इनकी भी कहानी में भी आपने एक उपदेश देखा समाज में, कि किस तरीके से लोगों को गलतफहमी है कि ये लोग काम बिगाड़ने वाले होते हैं, बनाने वाले नहीं होते। ये जो बड़े घर की बेटी यानी जो आनंदी जैसी बेटियां होती हैं, वो क्या होती हैं? वो सहृदय नहीं होती हैं। वो क्या करती है? पारिवारिक विघटन का कारण बनती है। पर आपने देखा यहाँ पारिवारिक विघटन का कारण ये नहीं बनी, बल्कि ये पारिवारिक जो विघटन के कारण में उसका खुद का एक दर्द था, उस दर्द को इसने भुलाया, और दर्द को भुलाकर श्रीकंठ को, है ना, श्रीकंठ को प्लस भाई लाल बिहारी जो है, उन दोनों लोगों को मिलाया। यानी वो अपनी घटना को वहां पे दबा ली। ये है स्त्रियां। तो कहीं ना कहीं आपने देखा ना कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो अपना कहानी का एक कहने का, ये दोनों दूसरे को प्रेषित करने का जो एक माध्यम भी है, माध्यम के साथ उनका खुद का उद्देश्य समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। और ये भी कि जो हमने एक भ्रांतियां पैदा की हैं किसी भी चीजों को लेके, एक हमारा खुद का नहीं होता कि ठोस विचार एकदम बन गया, ऐसा कॉन्सेप्चुअल हमारा होता है कि मंतव्य हमने गढ़ लिया, सुन के गढ़ लिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। उन बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ाने का, आगे दिशा देने का काम करते हैं। तो बड़े घर की बेटी के माध्यम से बहुत ही लिमिटेड पात्र थे, आपने देखा आनंदी है ना, जो बड़े घर की बेटी है, बहुत ही रईस खानदान से हैं, परंतु वो कैसे आके एक सामान्य घर में किस प्रकार का एडजस्टमेंट कर लेती हैं। यहाँ तक कि एडजस्टमेंट ही नहीं करती हैं, पारिवारिक विघटन को तोड़ टूटने संत्रास्ता अवस्था में जाने से लोगों को बचाती हैं, परिवार की एक इकाई के रूप में सबके समक्ष आती हैं। जो पूरा, आप देखिए वहां पे ये भी एक पृष्ठभूमि दी गई है कि किस प्रकार अगर आपके घर में किसी प्रकार की वैमनस्य की स्थिति है, या किसी प्रकार की आपने देखा कि समस्या है, तो जो बाहर की ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वो सब लोग क्या करेंगे? बिल्कुल आंख गड़ाए ऐसे बैठे रहते कि कब बोलने का मौका मिल जाए। पर बेनी माधव ये जान जाती कि हमें इन लोगों को बोलने का मौका भी किसी प्रकार का नहीं देना है, और नहीं देने देते, वो मौका नहीं देना देते हैं अंततः। और श्रीकंठ को, और उनके माध्यम से देखिए एक चीज और भी कहला दिया गया कि उपदेश देना कितना सरल चीज है, उपदेश देना कितना सरल होता है। और जब जीवन पे अपने खुद के अप्लाई होता है तो वही चीज फेल हो जाता है इंसान के। तो देखिए बीच बीच में मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहना था लोगों को ना, वो संदेश दे दिया। चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि में, कि समाज किस प्रकार देखता है अगर किसी के घर में क्लेश मचता है, उसका वो कितना फायदा उठाना चाहता है। या कोई व्यक्ति हो सकता है समाज में बड़ा अच्छा हो, मतलब उसके घर पे कोई संकट आता है तो वो ऐसा रिएक्ट कैसे करता है। और श्रीकंठ के माध्यम से ये दिखाया कि श्रीकंठ जो है, जब बात आती है कि अपने यहाँ की नारी अस्मिता की, या नारी की स्वतंत्र की बात, या नारी के सम्मान की बात, तो वो बोलते हैं। वैसे वो नहीं बोलेंगे, भाई को बहुत प्रेम करते हैं, लाल बिहारी को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु जब उनको लगता है कि नहीं, स्त्री के साथ गलत किया है भाई ने, फिर उनको लगता है कि जब सम्मान पे बात आई तो सम्मान असहनीय है, या तो वो माफी मांगे, या तो हम बोलेंगे कि विच्छेदन होना ही होना है। तो ओवरऑल आपने देखा कि जस्ट आप देखिए कि इस कहानी को पढ़ते पढ़ते, बड़े घर की बेटी को पढ़ते पढ़ते, आपको डिफरेंट एंगल देखने को मिले। प्लस एंगल्स को देखने के बाद आपको ये भी रियलाइज हो गया कि हमारी गलतफहमी, हमारी मंतव्य होती है, हमारी धारणाएं होती हैं, और धारणाएं भी समझ से बहुत आगे होती हैं, और मुझे उनको तोड़ के आगे सोचना चाहिए, है ना। सभी एक जैसे नहीं होते, ऐसा संदेश आपको मिलता है। फिलहाल आगे नेक्स्ट कहानी, है ना, सीरीज तो ऐसा ही कहानी का ये चलता रहेगा क्रम। आपने रानी सारंधा की कहानी देख ही ली, यहाँ तक कि बड़े घर की बेटी भी देख लिया। नेक्स्ट कहानी हमारी बूढ़ी काकी होगा, है ना। अभी बूढ़ी काकी, शतरंज की खिलाड़ी, सभ्यता के रहस्य, निमंत्रण, गुल्ली डंडा, लोकज्ञा, पूस की रात, न्याय विवाह, सदगति, गिला, ईदगाह, दूध का दाम, मुक्त कयस, कफन, ये सारी कहानियां हमें क्रमवश करना है। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी लास्ट में हम लोग कराएंगे कि मतलब मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन आए हैं तो कैसे कोरिलेट करके उन चीजों को हम सॉल्व करने की। पहले तो काम ये है कि सारी कहानी समझे, पात्र से अच्छे से परिचित हो जाए, संदेश समझ ले, कौन से दृष्टिकोण से लिखा गया, कहानी उपदेश परक है, यथार्थ परक है, ये सारी चीजें हमें ये क्लियर हो जाए, फिर हम लोग जो है एनालिटिकल पार्ट पे आएंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। होपफुली जितना आप लोगों का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ये कंटिन्यूएशन में सीरीज उतनी ही अच्छे से चलती रहेगी। धन्यवाद।